जय श्री कृष्ण। आज हमारा जो वीडियो है वो वीडियो का टॉपिक है स्टेप फॉर प्रोडक्शन इंक्रीज। ये ओवरऑल इंडस्ट्री का मोटो है। मोटो बोले तो हर एक को ऐसा लगता है कि भाई हमारा प्रोडक्शन कैसा इंक्रीज होगा, कैसा इंक्रीज होना है। उसके पीछे बहुत रेमेडीज है, बहुत कैलकुलेशंस आते हैं। काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर काफ़ी काम किया है, काफ़ी चीज़ें उसके ऊपर उन्होंने सर्च करके एक कंक्लूडिंग काफ़ी बड़ा चैप्टर बनाया। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, जो पिछले कंपनीज में काम करके या जो मेरा करियर जो हुआ है कंपनीज में, उसमें प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए जो जो चीज़ें अपने को कर सकते हैं उसका मैंने एक शॉर्ट समरी बनाया है। और वो शॉर्ट समरी आपके साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं बिलोंग करता हूँ एसी ब्लॉक कंपनी से, जो मैं खुद उसको कोचिंग करता हूँ। उसमें मेंटेनेंस के इश्यूज रहते हैं, उसको रिजॉल्व करता हूँ। प्रोडक्शन कैसा इंक्रीज करना है, अल्टीमेटली क्या होता है, सब चीज का एक ही गोल है कि अपना जो प्लांट है, जो जो भी किसी का प्लांट हो, अपना हो या एनीवेयर जिसका भी प्लांट है, तो हमेशा ये सोचने का कि वो प्लांट को उस सस्टेनेबल लेवल पे, तो उसका जो डिजायर प्रोडक्शन जो निकालना रहता है उस लेवल पे ले जाने के लिए जो जो कर सकते हैं वो सब चीज करते हैं। एक्चुअली मैं कंसल्टिंग करता हूँ। मैं जो भी इंटरनल प्रॉब्लम रहते हैं उसके ऊपर मैं काम करके उनको वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करके उनको प्लांट हैंड ओवर करने का मुझे काम रहता है। तो उसमें एक मेजर टॉपिक मैंने देखा था, हमेशा हमेशा हर एक का बोलना था, सर हमने प्लांट डाल दिया, एसी ब्लॉक का प्लांट डाला है, और एसी ब्लॉक का प्लांट डालने के बाद उसमें से प्रोडक्टिविटी का जो लेवल है वो मेंटेन नहीं होता है। जो हमने डिजायर प्रोडक्टिविटी जो बताया है वो मिल नहीं रहा है। तो वो फिर कैसा करना है उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया। इन शॉर्ट, तो अपने को क्या करना है, स्टेप फॉर प्रोडक्शन इंक्रीज, ये इस अपना वीडियो का टॉपिक है। अब सबसे बड़ा मेरे लिए क्वेश्चन ये है कि हम प्रोडक्शन बनाते क्यों है। मैंने सोचने वाली बात है कि प्रोडक्शन क्यों बनाते हैं। प्रोडक्शन हम इसलिए बनाते हैं कि हमको मार्केट में जो भी डिमांड है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, यानी वो नॉट ओनली एसी ब्लॉक, जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट के जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना बोले तो प्रोडक्शन। वाइस वर्सा, मार्केट में डिमांड जिस चीज का है वो फुलफिल करो और उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन निकालो। ये होता है प्रोडक्शन का रियल मीनिंग। अब कई लोग क्या करते हैं, कोई यूनिट प्रोडक्शन बनाते हैं, कोई मास प्रोडक्शन बनाते हैं, कोई बैच प्रोडक्शन बनाते हैं, कोई क्या कहते हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन रहता है। तो ये सब चीज़ों को अभी जहाँ तक मैंने काम किया हूँ इंडस्ट्री में, वहाँ पे मोस्टली मैं बैच प्रोडक्शन में ज़्यादा काम किया हूँ। तो बैच प्रोडक्शन में काम करने का मीनिंग ये था कि भाई, मीनिंग बोले तो एसी ब्लॉक में बैच प्रोडक्शन ही चलता है। क्योंकि कोई एक रॉ मटेरियल का बैच आता है, वो बैच बनाने के बाद जो प्रोडक्शन के लिए उसमें ऑपरेशन डालने का, ऑपरेशन से फिर आगे निकालने का। और वो बैच प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है कि अपना जो प्रोडक्टिविटी होता है वो कंटिन्यू मेंटेन होते रहता है। अब बैच प्रोडक्शन हो या मास प्रोडक्शन हो, ये कॉमन है सभी प्लांट के लिए। सभी प्रोडक्शन के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके लिए ये कॉमन है कि जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो चीज़ों को अपने को फॉलो करने का है। 100% हमारा प्रोडक्शन ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। उसमें कोई नई चीज़ या कोई रॉकेट साइंस डालने का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो उसमें 3 प्रोडक्शन करते समय क्या होता है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये 1 2 3 4 चीज़ों में हम लोग ये सब प्रोडक्शन का एक लाइन ऑफ डायरेक्शन हम रेडी करते हैं। अब प्री प्रोडक्शन बोले तो क्या, जो रॉ मटेरियल हम रेडी करते हैं, फ्लैश आ गया, फ्लैश का स्लरी बना दिया, सीमेंट आ गया, लाइम आ गया, उसका स्टोरेज साइलोज में कर दिए, उसका एल्यूमिनियम, यानी जो भी उसके इंटीग्रेंट रहेंगे, जो भी उसका जो मटेरियल रहेगा, वो बोले तो प्री प्रोडक्शन में आता है। उसका जो प्रोसेस होता है मेन मिक्सर में आने का, जो प्रोसेस करते हैं, वो जो बैच प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन जो बनाना है, वो होता है प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन बोले तो उसको फाइनल स्टेज पे लाने के लिए, जैसा हमारा एसी ब्लॉक में फाइनल स्टेज पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको एसी में फाइनल स्टेज पे लाने के लिए हमको उसको ऑटोक्लेव में पकाना पड़ेगा। वो होता है पोस्ट प्रोडक्शन।
और ऑटोक्लेव के बाद फिर उसको बाहर निकालने का, उसको साइज वाइज स्टैक करने का, और उसके बाद जो भी कस्टमर रहेंगे वो कस्टमर को अपने को देना बोले तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो समझ में आ गया होगा आपको। प्रोडक्शन बोले तो प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट पास्ट प्रोडक्शन और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 चीजें हम लोग हर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमको मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मैंने 4 पॉइंट, मेजर 4 पॉइंट मैंने निकाल के रखे। वो मेजर 4 पॉइंट बोलते हैं इवेल्युएट योर इंटरनल प्रोसेस, रिड्यूस मशीन डाउन टाइम, आस्क स्टाफ फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट, उसके बाद इवेल्युएट सप्लायर कस्टमर इफेक्टिवनेस। अब ये हो गए 4 मेजर पॉइंट। इसके अंदर सब पॉइंट बहुत आते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बात करने से अच्छा है, बेटर है हम एक 1 बाय 1 पॉइंट को हम इलेबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इवेल्युएट योर इंटरनल प्रोसेस, इवेल्युएट योर इंटरनल प्रोसेस, इसके अंदर ये होता है कि हमको सबसे पहले तो हमको जो भी प्रोसेस दिया गया है, जो भी प्रोडक्ट का प्रोसेस है, मैं अभी एसी ब्लॉक के बारे में बात करूंगा क्योंकि एसी ब्लॉक में मैं मेजरली वर्क कर चुका हूँ। तो एसी ब्लॉक में काम करने के बाद हमको जो भी इवेल्युएट योर इंटरनल प्रोसेस, तो उसके बारे में हमको जो भी प्रोसेस दिया गया उसके बारे में वेल नॉलेज रहना चाहिए। वेल नॉलेज बोले तो उसका लाइन ऑफ ऑपरेशन कैसा रहेगा, किस चीज के बाद कौन सा ऑपरेशन आएगा, वो ऑपरेशन के लिए कौन से रेमेडी चलेंगे, कौन से नॉर्म्स चलेंगे, वो सब चीज हमको मालूम होना ही चाहिए। क्यों, क्या होता है कई बार बहुत सी चीज हम लोग मिस आउट कर देते हैं। हमारे पास जो लोग रहेंगे वो ट्रेन रहना चाहिए, ट्रेन रहना चाहिए बोले तो उनको उसके बारे में जानकारी रहना चाहिए। वो दोनों पॉइंट एक में से सिमिलरिटी है, जो हमको प्रोसेस के बारे में मालूम होना चाहिए, वो ट्रेन होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एसओपी लगा के रखते हैं। हर ऑपरेशन के ऊपर हम डिस्प्ले लगा के रखते हैं कि ये चीज इसी कंडीशन में होना चाहिए, इसी ऑपरेशन में होना चाहिए। उसका टाइमिंग रहता है, उसके डेप्थ लेते हैं हम लोग, पेनिट्रेशन लेते हैं, पेनिट्रेशन उतना ही होना चाहिए। तो ये जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हमने जो बना के रखे उसको हमको उसके साथ रखना ही पड़ता है। उसके बाद इंटरनल ट्रेनिंग देना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे जो लोग रहते हैं वो लोग उतना परफॉर्म नहीं कर पाते। अब उतना परफॉर्म नहीं करे तो उसको कहीं कहीं जगह ऑपरेटर चेंज हो जाते हैं, कहीं कहीं जगह ऑपरेशन ऐड हो जाते हैं, कुछ कुछ ऑपरेशन इलिमिनेट करना पड़ता है हमको। तो उसके लिए हमको उनको एजुकेट करना पड़ता है, यानी उसको इंटरनल ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो ये सब चीजें ये इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हमारा इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए बोले तो हमको उसके एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के साथ हमको जब बात करना है किसी भी चीज़, जैसा ब्रेकडाउन के रिलेटेड हो गया, रॉ मटेरियल के रिलेटेड हो गया, ऑपरेशन के रिलेटेड हो गया, वर्क प्लेस के रिलेटेड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड हो गया, तो ये जो कम्युनिकेशन ये कंटिन्यू चलना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना भूल गया हूँ। सबसे पहले तो मॉर्निंग में जब हम लोग शॉप फ्लोर पे आते हैं, जितने भी एचओडीज, जितने भी रिस्पॉन्सिबल आदमी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर एक की डिफाइन रहती है, चाहे वो कैजुअल लेबर हो, चाहे वो मैनेजर है, चाहे मैनेजमेंट हो, हर एक का एक एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन रहती है। लेकिन शॉप फ्लोर के ऊपर मैनेजमेंट ने कुछ एचओडीज, कुछ सुपरवाइजर्स या कुछ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऐसे लोग लगा के रखे। तो वो लोग जो शॉप फ्लोर पे आते हैं उस समय उनका एक शॉर्ट मीटिंग होना ही चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। क्यों, जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो उसमें अगले के क्या इश्यूज है, अपने क्या इशू है, अपना उसमें गिव एंड टेक होता है, डिमांड एंड सप्लाई। वो मीटिंग का ही मीनिंग ऐसा होता है कि डिमांड एंड सप्लाई। अपना डिस्पैच वाला मटेरियल मांगता है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन निकाल देता है, प्रोडक्शन वाला रॉ मटेरियल का डिमांड करता है परचेस वाले से, परचेस वाला सप्लायर से बात करता है, मेंटेनेंस वाला टाइमिंग मांगता है कि मुझे ये सब मॉडिफाई करना है या जो इजी प्रोसेस करने का है, जो भी। तो ये सब चीज़ों के लिए अपने को मीटिंग लेना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 मिनट की मीटिंग इन शॉर्ट होना चाहिए। एजेंडा लंबा नहीं होना चाहिए, जैसा मैं वीडियो बना रहा हूँ उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। उनका मीटिंग शॉर्ट होना चाहिए और बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर उन्हें बोलना चाहिए। फिर दिन दिन में कई कई इश्यूज आते हैं, फिर उसके तुम इंटरनल बात करोगे नहीं। मीटिंग बहुत जरूरी है। और सबसे बात है नहीं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो वर्क एरिया है वो नीट एंड क्लीन रहना चाहिए।
नीट एंड क्लीन रहने से क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें जो होती है वो नीट एंड क्लीन से इलिमिनेट हो जाते हैं, प्रॉब्लम इलिमिनेट होते हैं। वो कई बार ऐसा बोला जाता है कि भाई जहाँ पे सरस्वती और लक्ष्मी कहाँ पे वास करती है, जहाँ पे शुद्धता और साफ सफाई हो। तो उसी हिसाब का वहाँ पे भी खेल है। शिव आखिरी वो लक्ष्मी है अपनी, जो भी अपना प्लांट रहता है वो अपने लिए लक्ष्मी रहता है। तो उसको जितना शॉप फ्लोर, जितना वर्किंग एटमॉस्फेयर क्लीन, नीट एंड क्लीन रहेगा, कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगा, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो चीज़ों को अगर हम फॉलो करते तो डेफिनेटली हम बताते हैं कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमको कोई भी ऑब्स्टेकल रहेगी नहीं। नाउ दूसरा रहता है रिडक्शन मशीन डाउन टाइम। मशीन डाउन टाइम से क्या होता है कि हमको जो भी हमारे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चल रहे, मॉर्निंग में आने के बाद हमारा मीटिंग हो जाता है तो हर एक ने अपनी अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी अटेंड करके अपने अपने इक्विपमेंट के ऊपर ध्यान दे। मीन्स ऑब्जर्वेशन पार्ट सबसे मेन है। उसमें ये भी हो सकता है कि जो शॉप फ्लोर पे जो काम कर रहा है, वो शॉप फ्लोर के ऊपर काम करने वाला जो आदमी होता है वो आपको कम्युनिकेट करके तुमको इनपुट देता है, वो इनपुट के ऊपर हम काम कर सकते हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, वो अपना स्पेयर रेडी करके रखेगा, इलेक्ट्रिकल वाला अपने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बराबर करेगा, रॉ मटेरियल रखेगा। तो ये सब चीज़ें तो क्या होता है, रिड्यूस मशीन डाउन टाइम, मशीन डाउन टाइम। और अगर किसी कारणवश अगर फटल एक्सीडेंट हो जाता है या इमरजेंसी में कोई इमरजेंसी में कुछ भी फेलियर आ जाए, एक्सीडेंट मीन्स मैं डाउन टाइम की बात बता रहा हूँ, मैं एक्सीडेंट में कोई अदरवाइज मत लो, मैं डाउन टाइम की बात कर रहा हूँ जहाँ पे फेल्यूर्स होते हैं। तो वो फेल्यूर्स जो होते हैं उसको क्विकली कैसा रिजॉल्व करते आएंगे, उसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट रेडी है क्या, स्पेयर्स रेडी है क्या, उसके लिए हमारे पास वो टेक्नीशियन, उस लेवल के टेक्नीशियन है क्या, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो रिडक्शन मशीन डाउन टाइम अगर हम कम करते, क्योंकि वाइस वर्सा है, अपना मशीन डाउन टाइम अगर ब्रेक हो जाता है, जहाँ पे हमारा डाउन टाइम बढ़ गया वहाँ पे हमारा प्रोडक्टिविटी डाउन होता है। एकदम 100% वाइस वर्सा है। उसके लिए जो भी काम करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, शॉप फ्लोर के ऊपर पैरामीटर्स के रिकॉर्ड मेंटेन करना है, मेंटेनेंस वाले रिकॉर्ड मेंटेन करना है, आपको प्रोडक्टिविटी के लिए जो 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 रिकॉर्ड मेंटेन करना है वो मेंटेन ही करना है, वो डाल दो। ज़्यादा लंबे चौड़े रिकॉर्ड नहीं बनाने का, इन शॉर्ट छोटे छोटे रिकॉर्ड बना के रखने का, और हर एक डिपार्टमेंट वो मेंटेन करते रहने का। तीसरा है आस्क स्टाफ फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट। एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए अब नॉर्मली क्या होता है कि भाई आस्क स्टाफ फॉर, हर एक जन जब शॉप फ्लोर के ऊपर अपन जब डिज़ाइन करते हैं कि हमारा मशीन उस लेवल पे अगर काम कर रहा है तो हम वैसे ही वेल ट्रेन स्टाफ लेते हैं, वैसे ही वेल ट्रेन ऑपरेटर लेते हैं। हमको मालूम है कि वो, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जो हमने जो स्टाफ को या जो शॉप फ्लोर के ऊपर हमने जो पूरा मैन पावर हमने जो लगा के रखा है, वो मैन पावर अगर उस लेवल के पूरा एफर्ट देने के बाद भी अगर वो लेवल को नहीं पिकअप कर रहा है, तो उस समय हमको क्या करना पड़ता है कि हमको स्टाफ को एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए बोलना पड़ता है। अब एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए तो डायरेक्ट ऐसा बोलेंगे कि चलो तुम एक्स्ट्रा एफर्ट दे दो, ऐसा तो नहीं होता है। उसके लिए काफ़ी नॉर्म्स रहते हैं, उसमें रहता है इंसेंटिव, उसके बाद रिवार्ड्स पॉइंट रहते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए बाहर स्टाफ को भेजना पड़ता है हमको कि ये सब सीखने के लिए कुछ नया चीज़ सीखो। अब क्या होता है कई बार है ना, बेरिंग में बहुत से चेंजेस होते हैं, मैं बेसिकली मैकेनिकल होने की वजह से मैं थोड़ा सा इस तरफ झुका होकर ज़्यादा बात करता हूँ। ये कुछ नए ऑपरेशन जुड़ते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए बाहर भी भेजना पड़ता है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट जो हमारा जो आता है, आस्क स्टाफ फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट, वो होता है। उसके बाद शॉप फ्लोर के ऊपर फैसिलिटी देना पड़ता है। अब फैसिलिटी क्या होता है कि नॉर्मली शॉप फ्लोर के ऊपर जब हम लोग वर्क करते हैं तो हमारे कैंटीन काफ़ी दूर रहते हैं, उसके बाद टॉयलेट बाथरूम काफ़ी दूर रहते हैं। हमारे ऑपरेशन तो कंटिन्यू चलते हैं, 24/7 कंटिन्यू चलता है प्रोसेस। एसी ब्लॉक, एसी इंडस्ट्री के जो ऑपरेशन है ये कंटिन्यू चलने वाले ऑपरेशंस हैं। तो ये चलने के लिए जो जो ऑपरेशन के ऊपर आदमी रहता है उसका जो आइडियल टाइम रहता है, आइडियल टाइम रिड्यूस करके वर्किंग टाइम बढ़ाने का है, उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। वो काम करेंगे तो 100% हमको प्रोडक्शन इंक्रीज के लिए बहुत हेल्प मिलता है। जहाँ पे हमको मालूम है कि आज मोल्ड हमको हावरली हमको मोल्ड अगर 8 निकल रहे, 10 निकालना है, तो डेफिनेटली जो एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास जो है उसको हमको वर्किंग स्टाइल के अंदर, वर्किंग टाइम के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। वो जब इंक्लूड करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप करने का है, यानी एकदम 5 से 10 पे जाने का जरूरत नहीं है। 5 से पहले 6 पे जाओ, 7 पे जाओ, 8 पे जाओ। और एवरीबडी क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये काफ़ी स्लोली करना पड़ता है, लेकिन
उसका डिटोरेशन और उसको कहीं पे स्टेबल नहीं करना है, इंक्रीज धीरे धीरे जहां वो कहाँ तक करना है, जहां तक अपना जो डिजायर टारगेट या डिजायर उसका जो अपन ने बना के रखा है लाइन अप प्रोडक्शन या उसका कैपेसिटी जो बना के रखा है, वो कैपेसिटी तक जब तक रहेगा नहीं तब तक अपने को इंक्रीज करना पड़ता है। तो इसीलिए अपने को स्टाफ को उस हिसाब से डेवलप करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि एक स्टाफ के ऊपर लोड ज़्यादा होने की वजह से उसको 2-2 3-3 ऑपरेशन करता है, वहाँ पे भी अपने को वो सब स्टडी करके वहाँ पे भी अपने को एक्स्ट्रा आदमी देना है। हो सकता है एक जगह पे एक आदमी का परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, वो दूसरी जगह अच्छा काम करता हो, वहाँ पे उसको ट्रांसफर करना पड़ता है, इंटरनल डिपार्टमेंट ट्रांसफर। लेकिन ये सब चीज़ें म्यूचुअल होना चाहिए, ना कि किसी को उठा दिया, हाँ बोल दिया इसको उठा के उधर डाल दो, उसको उठा के यहाँ पे ला लो, ऐसा नहीं होता। बेस्ड ऑन दिस परफॉर्मेंस कि उसका परफॉर्मेंस देखो, अगले का भी परफॉर्मेंस देखो, कौन सुटेबल होगा। तो जो भी इनपुट्स दे सकते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वो इसके आसपास स्टाफ की तरफ से अपन दे सकते हैं। उसके बाद इवेल्युएट सप्लायर एंड कस्टमर इफेक्टिवनेस। इवेल्युएट कस्टमर सप्लायर इफेक्टिवनेस बोले तो अपना जो भी सप्लाई या जो कस्टमर है उसके ऊपर अपने को इवेल्युएशन करना पड़ेगा। इवेल्युएशन इन द सेंस कि अपने को जैसा अभी अपना सप्लायर, तो उनके तरफ से पहले शेड्यूल ले लिए अपन ने, प्रोडक्शन का शेड्यूल क्या रहेगा, यानी अपने को इजी जाता है कि बाद में अपने को प्लानिंग करना है, अपने प्रोडक्शन लाइन के ऊपर प्लानिंग करने का है। उसके बाद कई बार होता है रॉ मटेरियल का ब्रेकअप आता है, कभी लाइम का ब्रेकअप आता है, कभी सीमेंट का आता है, कभी फ्लैश का आता है, अवेलेबिलिटी। तो आपको कितना मेंटेन करना है, कितना स्टॉक मेंटेन करके रखना है, उतना मिनिमम उसका लेवल ठहरा के रखना कि मैक्सिमम इतना, मिनिमम इतना करके रखने का। उसमें भी ढूंढने का है कि अपने को 11th आवर पे कौन सा सप्लायर ज़्यादा हेल्प कर रहा है, उसका भी एक अपने को रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है कि अगर ये अपने को आधी रात को भी फ़ोन करेगा तो ये अपने को हेल्प करता है। वैसे नहीं तो वैसे सप्लायर अपने को क्रिएट करना पड़ता है। एक चीज़ के लिए अपने को 2 से 3 सप्लायर भी रेडी करके रखना पड़ता है, क्योंकि क्या है, अपने को मल्टीपल अगर सप्लायर अपन ने रेडी करके रख देंगे तो उसमें होता क्या है कि अपने को एक के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहती। जैसा अपना मटेरियल मल्टीपल जगह जाता है वैसा रॉ मटेरियल भी मल्टीपल जगह से आना चाहिए, बस स्टैंडर्ड वाइस वर्सा सीक्वेंस है इसका, इक्वेशन है कि अपने को मल्टीपल जगह पे मटेरियल देना है तो मल्टीपल जगह से अपने को रॉ मटेरियल, उसमें जो बेस्ट मटेरियल है वो तो यूज करना ही करना है, क्योंकि अल्टीमेटली अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट पे खाली क्वालिटी के ऊपर ही बिकता है। अपना जब क्वालिटी अच्छा रहेगा, और ये सब चीजें देखो, ये जो सब चीजें हो रही है ना, ये किस लिए हो रही है, अपना प्रोडक्ट मार्केट पे स्टैंड करे और बेस्ट स्टैंड करे। बेस्ट बोले तो सभी लोगों से अच्छा स्टैंड करे। तो वो एक तो है प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हम इनिशियली 3 ऑटोक्लेव लगाते हैं, हमारा मार्केट कैप्चर थोड़ा बढ़ गया तो हम चौथा ऑटोक्लेव लगाते हैं, मशीनरी वही रहता है, फिर 5वां ऑटोक्लेव लगाते हैं, 6वां ऑटोक्लेव लगाते हैं, मशीनरी वही रहता है। फिर उस वक्त क्या रहता है कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन का कैपेसिटी बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से अपने को ये भी स्टडी करके ये भी मैनेज करना पड़ता है। फिर उसमें ऑपरेशन में चेंजेस करो, कुछ मॉडिफिकेशन करके अपने को बैक हैंड का भी मटेरियल, यानी बैक हैंड बोले तो ऑटोक्लेव के पहले के जो ऑपरेशन रहते हैं उसमें भी इंप्रूवमेंट करता है, और वो इंप्रूवमेंट बोले तो प्रोडक्ट इंक्रीज करना है। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि अपन ने क्या किया। सबसे पहले तो हम प्रोडक्शन मीन्स क्या, प्रोडक्शन इज बोले तो अपना जो मटेरियल का मार्केट में जो फुलफिलनेस हो कंप्लीट करना, बोले तो प्रोडक्शन। फुलफिलनेस बढ़ गया तो अपना प्रोडक्शन बढ़ गया, फुलफिलनेस कम हो गया अपना प्रोडक्शन कम हो गया। नॉर्मली प्रोडक्शन कम होता नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ते, यानी लास्ट 25 ईयर से मैं जो काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ तो मैंने यही देखा हूँ कि हमेशा प्रोडक्शन बढ़ते ही गया। नॉर्मली बैक रिवर्स तो कभी आते हुए देखा नहीं है, क्योंकि मार्केट डिमांड बढ़ती है। अल्टीमेटली हर प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड बढ़ रही है, पहले कम था अभी ज़्यादा 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 उस तरह। तो वही है, ये मेजर पॉइंट है। मेजर पॉइंट के ऊपर हम लोग अभी जब जब मेजर पॉइंट पे ध्यान देंगे, तो इस पॉइंट को अगर हम रिजिडली फॉलो करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। सभी लोगों का इच्छा ऐसा रहता है कि हमारा कंपनी नंबर 1 रहो, मैनेजमेंट का तो पहले। और इसमें सबसे बड़ी बात बोले तो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल रहेगा। मैनेजमेंट का रोल बोले तो इसमें यही है कि ये सब चीज़ों के लिए इनपुट्स एक्सटर्नल देना हो तो एक्सटर्नल, इंटरनल डेवलप करना हो तो इंटरनल डेवलप करो। तो ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देके हमको उस लेवल के ऊपर मशीन को लाने का है कि सभी लोगों को लगना चाहिए कि हमारा जो कंपनी है वो नंबर 1 है।
अभी आज का जो वीडियो है स्टेप फॉर प्रोडक्शन इंक्रीज, आई थिंक मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट को हम फॉलो करेंगे। अगर आपको लगता है कि अगर ये पॉइंट में कुछ मिसिंग है या ये पॉइंट जहाँ तक मुझे समझ में है ये पॉइंट क्लियर नहीं है आपको, तो आप मुझसे बात कीजिए, और जब भी आप मुझे बताएंगे तो और मैं ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी दे सकता हूँ। अगर 1 to 1 बात करेंगे तो मैं रेडी हूँ आपको 1 to 1 बात करने के लिए।